हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है अब क्या? हमारा टॉपिक है अब ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था नाम का आपको जो टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है जो हर एक टॉपिक में आपको काम आने वाला है। हर एक टॉपिक में ये जो टॉपिक है आपको काम आता है। अगर ये टॉपिक आपका नहीं है क्लियर, इस टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो आप मान लीजिए कि आपसे कोई सा भी केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं बनेगा ठीक तरीके से। ठीक है, तो इस जो ऑक्सीकरण अवस्था नाम का जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आज पढ़ेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको कहते क्या है, ये होती क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा यही है आपसे। तो मेरे भाई, अक्सर आपने देखा है, अक्सर आपने समझा है, अक्सर एक चीज आपने देखी होगी, जैसे मान के चलो आपका ये सोडियम है। क्या है आपका? सोडियम। आपको पता है सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अब 11 परमाणु क्रमांक होता है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है? 1 इलेक्ट्रॉन भराता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो कुछ इस टाइप से है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भराते हैं, क्योंकि आपको पता है कक्षाएं से आती हैं और कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से भराए जाते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। इस टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, जानते हो। तो आप देख पा रहे हो पहली कक्षा का यहाँ पर अष्टक पूरा है, दूसरी कक्षा का अष्टक यहाँ पर पूरा है, बट आपका जो तीसरी कक्षा है इसका अष्टक पूरा नहीं है। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे भाई, क्या करता है कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, कोई भी परमाणु या फिर कोई भी तत्व हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपका जो सोडियम है यही हो, नहीं, कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी परमाणु हो सकता है। तो कोई तत्व या परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कभी तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है, और कभी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जानते हो, जैसे सोडियम है, सोडियम को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करना है तीसरी कक्षा का, तो 8 इलेक्ट्रॉन में होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई इसको? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो कठिन बात है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देना सरल बात है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि एक कक्षा ही नहीं रहेगी, तो अष्टक पूरा करने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं रहेगी, है ना। तो क्या करेगा मेरे भाई? सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। समझ रहे हैं ना। अब जैसे क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तीसरी कक्षा का अष्टक पूरा 8 में होता है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही मात्र इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि 7 देना इसको कठिन पड़ जाएगा। 7 देने की बात आए तो ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन लेने की बात आए तो कम लेना पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो हमने ये जाना है, हम ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दान करता है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या फिर यूं कहें इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है, तो किसी परमाणु द्वारा या तत्व द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, उनकी संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, उनकी संख्या को ही हम बोलते हैं मेरे भाई ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर हो गया इतना? अब बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। 2 टाइप की कौन कौन सी? तो पहली होती है हमारी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरी हमारी होती है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था एंड ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था 2 टाइप की होती है।
अब बात आई कि धनात्मक कब आएगी साहब और ऋणात्मक कब आएगी, तो आपको समझा देते हैं कि मेरे भाई जब भी कोई परमाणु या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा, तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। वैसे भी आप जानते हो देने वाला धनी होता है, जो देता है वो क्या होता है, धनी। जैसे मान के चलो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अगर किसी को दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा। और लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऋणी होता है। आप जानते हो कॉन्सेप्ट, देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, तो ये जानते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उस पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है। ये कॉन्सेप्ट कई बार आ चुका है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था कितनी टाइप की है, 2 टाइप की, धनात्मक और ऋणात्मक। जो दान करेगा उस पर धनात्मक आएगी, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आएगी। अब एक कॉन्सेप्ट ये है, कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उस पर उतने धनावेश आएंगे। समझे ना, इसको पूरा समझेंगे, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी हम पहले चीज़ों को समझ तो लें कि जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है क्या। उस टॉपिक को हम समझ जाएंगे ना तो हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था में कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उस पर उतना धनावेश आएगा। जैसे मान के चलो ये सोडियम है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो इस पर 1 प्लस आता है। कितना प्लस आता है, 1 प्लस। जैसे आपका मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इस पर 2 प्लस आता है। जैसे आपका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए इस पर क्या आता है, 3 प्लस आता है। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए 1 प्लस आता है। ये कैसे दान करता है मैं आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे आपका सिल्वर है तो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए इस पर 1 प्लस आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इनको, ठीक है। अब क्यों दान करते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं, तो वो अष्टक पूर्ण करने के ही लिए करते हैं। जैसे मैंने सोडियम का बताया ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना, 1। अब 1 में अष्टक पूरा है नहीं, और अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। तो 7 लेना कठिन है, 1 देना सरल है, तो 1 दे देगा तो इस पर 1 प्लस आएगा। ऐसे ही Mg के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है। अब कुछ ऋणात्मक वाले भी तत्व हैं। ऋणात्मक वाले तत्व जैसे मान के चलो आपका हुआ आपका क्लोरीन हुआ, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन पर 1 माइनस होता है। जैसे आपका ब्रोमीन हुआ, इस पर भी 1 माइनस होता है। जैसे आपका F हुआ, इस पर भी 1 माइनस होता है, ठीक है। जैसे आपका O हुआ, इस पर 2 माइनस होता है, ठीक है ना। जैसे आपका N हुआ, इस पर 3 माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को याद रखना है जो आप पहले सीख चुके हो, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालना है, किसी भी यौगिक की हम ऑक्सीकरण अवस्था आपको बहुत आसानी से निकालना बताएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना किसी भी प्रकार की, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक आपसे बनेगा, प्रत्येक यौगिक की आप ऑक्सीकरण अवस्था निकाल पाओगे, ठीक है। बट ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम क्या है वो आपको बता रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ऑक्सीकरण अवस्था या जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होता है, इसको निकालने का पहला नियम हमसे कहता है, चिल्ला के भाई साहब, कहता है कि आप किसी यौगिक में, कोई भी आपके पास यौगिक है, मान के चलो ये आपके पास यौगिक है H2SO4, ये आपके पास यौगिक है। तो किसी भी यौगिक में आप जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हो, आप जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप H की निकालो, O की निकालो या S की निकालो, आप जिसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हो, जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हो उसको X मान लें। जैसे मान के चलो मैं इस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहा हूँ S की, तो S को मैं क्या मान लूंगा, X मान लूंगा। जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हो उसको X मान लेना, और X मान के और उस X का आप मान निकालना, तो जो X का मान निकलेगा वही ऑक्सीकरण अवस्था उस तत्व की हो जाएगी। पहला पॉइंट आपका, पहला ऑक्सीकरण अवस्था का नियम है, ओके, ठीक। पॉइंट नंबर 2 है, आप किसी भी यौगिक की,
चाहे आपका यौगिक ये हो या आपका यौगिक ये हो या आपका यौगिक ये हो, कोई सा भी यौगिक हो आपके पास, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास यही यौगिक हैं, आपके पास जो भी यौगिक मानो, आप कोई सा भी यौगिक मान लोगे, जिस यौगिक मतलब या फिर ऐसा कहें किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो शून्य होती है। जैसे मान के चलो ये यौगिक है, इस यौगिक पूरे यौगिक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी मेरे भाई वो आपकी शून्य होगी, पूरे यौगिक की मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ H की, S की या यौगिक की, O की, नहीं, मैं पूरे यौगिक की कह रहा हूँ। किसी भी यौगिक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है शून्य, जैसे ये पूरा यौगिक है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, जैसे ये पूरा यौगिक है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य, ये पूरा यौगिक है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक हो, दुनिया का कोई सा भी यौगिक हो, किसी भी यौगिक की टोटल जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है शून्य होती है। दूसरा नियम हमारा कंप्लीट। अगला हमारा पॉइंट मेरे भाई ये है आपसे कि कोई भी तत्व है, कोई भी आपका तत्व, देखो आपको पता है 118 तत्व हैं, आप जानते हो 118 तत्व हैं, जानते हो ना। तो कोई भी तत्व की स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। अब ये स्वतंत्र अवस्था क्या होती है ये नहीं जानते। जैसे मान के चलो ये लिखा है ZnSO4, तो बोलो भाई ZnSO4 में जो आपका Zn है क्या ये आपका स्वतंत्र अवस्था में है? बोलो है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साफ SO4 के साथ जुड़ा है, SO4 के साथ जुड़ा है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। लेकिन अगर मैं Zn को अकेला ऐसा लिख दूं तो आप बोलोगे क्या कि बताओ ये स्वतंत्र अवस्था में है? तो आप बिल्कुल कहोगे सर हाँ ये स्वतंत्र अवस्था में है। अब बोलो क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा ना, यहाँ देखो इस तरफ भी कुछ नहीं जुड़ा, इस तरफ भी कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ा ना, मतलब ये स्वतंत्र अवस्था। अगर कोई तत्व या परमाणु अकेला है तो वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, ठीक है। और किसी तत्व की स्वतंत्र अवस्था में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो शून्य होती है। कोई भी तत्व हो, किसी भी तत्व की स्वतंत्र अवस्था में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो आपकी शून्य होती है। शून्य मतलब इस तत्व की स्वतंत्र अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। जैसे मान के चलो सोडियम अभी स्वतंत्र अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख दें बताओ ये सोडियम स्वतंत्र अवस्था में है तो आप कह दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये Cl के साथ जुड़ा है, अभी स्वतंत्र नहीं है। ओके, जैसे आपका आयरन है, अभी आयरन स्वतंत्र अवस्था में है, लेकिन आयरन स्वतंत्र अवस्था में अभी है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य हो जाएगी। बट अगर ऐसा लिखा है FeCl3 तो भला स्वतंत्र अवस्था में है क्या? नहीं, क्योंकि ये Cl के साथ जुड़ा है। तो समझ गए ना? ओके, अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है किसी तत्व की गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। कोई भी तत्व है उसकी गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है भाई? शून्य होती है। अब गैसीय अवस्था में जैसे मान के चलो आपका Cl, जब Cl गैसीय अवस्था में रहता है तो Cl2 के रूप में रहता है। Br जब गैसीय अवस्था में रहता है तो Br2 के रूप में रहता है। I जब गैसीय अवस्था में रहता है तो I2 के रूप में रहता है, ठीक है ना। F रहता है तो गैसीय अवस्था में F2 में, O अगर गैसीय अवस्था में है तो O2 में, N है अगर गैसीय अवस्था में तो N2 में, ठीक है ना। H है अगर गैसीय अवस्था में तो H2 में। तो मतलब किसी भी तत्व की गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। और आपको ध्यान रखना है गैसीय अवस्था में ये परमाणु जो आपको दिख रहे हैं ये गैसीय अवस्था में हैं, और गैसीय अवस्था में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था फिलहाल की कंडीशन में देखें तो सबकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, क्योंकि गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य मानी जाती है, शून्य होती है, ये सिद्ध हो चुका है। ओके, तो ध्यान रखना गैसीय अवस्था में रहेंगे तो 2 के रूप में रहेंगे, जैसे Cl2, Br2, I2, F2, ये गैसीय अवस्था में। और गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? शून्य होती है। गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? शून्य होती है। इतना इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रख लोगे। आई होप आप दिक्कत नहीं मानोगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है?
ये जो आपके कुछ तत्व दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये कुछ तत्व हैं, इनकी आपको ऑक्सीकरण अवस्था जो है ना याद रखनी है। जैसे ये आपको जो तत्व दिख रहे हैं ना, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको याद रखनी है। तो इतना आपका बेसिक है। अगर इतना आपका कंप्लीट है बेसिक, तो मैं मानता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक है, किसी भी यौगिक में आप किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, आपसे बन जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं और हम एक एक यौगिक को उठा के समझते हैं और करते हैं। जिसमें से हमारा पहला यौगिक है, ठीक है, CuO में Cu की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे। ओके, तो देखेंगे हमें किसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, Cu की। तो हमारे नियम में भाई साहब क्या है, पहला ही नियम है कि आपको जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है उसको X मान लेना। क्या मान लेना भाई, X मान लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर X मान लो, चाहे तो आप देख लो, ये लिखा हुआ X। Cu की निकालना है तो Cu को क्या मान लिया, X मान लिया। अब O, तो मैंने कुछ तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर लिख दी है। तो कुछ तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में O आया है, तो O की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 2 O पर क्या होता है, 2 देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप लिख दो -2, क्या लिख दो, -2। ओके, और यहाँ पर आपका नियम ये भी है कि किसी भी यौगिक की कुल ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, किसी भी यौगिक की। जैसे मान के चलो ये पूरा यौगिक है, देखो आपको थोड़ा सा एक बार और फिर से समझाता हूँ। जैसे Cu की ऑक्सीकरण अवस्था आपने क्या मान ली, X मान ली। क्या मान ली, X। एक बात याद रखना है, एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद आप प्लस लगाओगे। जैसे Cu की ऑक्सीकरण अवस्था X लिख ली, तो आप क्या लगाओगे, एक प्लस लगा दोगे। फिर O की लिखना है, ठीक है, एक प्लस लगा दिया, Cu की लिख ली, प्लस लगा दिया। अब O की क्या होती है, -2, तो ये लिख दिया -2। एनी प्रॉब्लम। अब पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो ये आपको लिखा हुआ है, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। तो पूरे यौगिक की क्या होगी, 0। तो यदि इन दोनों को जोड़ें तो बराबर में आपका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पूरे यौगिक की क्या होती है, 0 होती है। आपको दो तीन तत्व की आप निकाल के देख लो, समझ लो, फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, आपको किसका, Cu की निकालना है। तो Cu को X मान लिया, X की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो X की वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका -2 है, इसको आप इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब Cu की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +2 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, +2 आ चुकी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला हमारा है CH4। CH4 में C की निकालना है आपको। किसकी निकालना है, C की। तो देखना, आप समझना, देखो आपको C की निकालना है, तो जिसकी निकालना है उसको आप क्या मान रहे हो, X। तो ये X। अब एक तत्व की हो गई तो एक लगाओगे आप प्लस। अब H की आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, H पर भी क्या होता है, 1+ होता है। क्या होता है, 1+। ये कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो H, अब देखो X की, सॉरी C की लिख दी X, एक प्लस लगा दिया, एक तत्व का कंप्लीट। अब H की लिखना है, तो H की कितनी होती है, H की होती है भाई +1, तो ये लिख दिया हमने +1। बट H कितने हैं, देखो यहाँ 4 लगा हुआ है ना, मतलब H कितने हैं, 4 हैं। तो इनटू हमें क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। बराबर का आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बराबर आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्लियर, बराबर आपका 0। अब इसको सॉल्व करो तो ये x हो गया +4 एकम 4 बराबर आपका 0। अब 4 को आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर कितना आ गया, -4। मतलब यहाँ पर x की जो ऑक्सीकरण अवस्था आई -4, और x किसको माना था, C को। मतलब यहाँ जो C की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है वो -4 है। कितनी है भाई, -4 है। इतना आप समझिए, इतना आप समझिए ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ाओ, यहाँ पर चीज़ों को और क्लियर करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है CH, एक सेकंड, हमारे पास अगला क्वेश्चन है मेरे भाई H2SO4 में S की
H2SO4 हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें हमें S की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपको निकालनी है। ठीक है, समझो यहाँ पर देखो S की निकालनी है ना, S की देख ध्यान रखना, S की निकालनी है। अब H है तो H की कितनी होती है 1, तो ये लिख दिया हमने 1, बट कितने H है 2 हैं, यहाँ 2 लगाओ ना, तो 2 हैं तो इनटू में आप क्या कर दोगे 2, समझ गए ना, H की 1 इनटू में 2। अब एक तत्व का कंप्लीट हो गया तो एक प्लस लगा दोगे। S की निकालना है तो S को आप क्या मान लोगे x, क्योंकि जिसकी निकालना है उसको x। ठीक है, अब एक प्लस फिर क्योंकि S का कंप्लीट हो गया। अब O, तो O की कितनी होती है -2, तो ये आपका -2 कितने हैं O 4 हैं, तो इनटू में क्या लिख दोगे 4। अब बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है 0, तो बराबर में 0। इसको सॉल्व करो तो 2 एकम 2 प्लस x, 4 का 2 में मल्टीप्लाई तो ये -8 बराबर 0। 8 में से क्या करो 2 को घटा दो, क्योंकि 8 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं। ठीक है, तो 2 घटा देंगे तो -6 बराबर 0। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आपका आ जाएगा +6, मतलब यहाँ पर S की जो ऑक्सीकरण अवस्था आई है वो आपकी +6 आ गई है। कितनी आ गई भाई, +6 आ चुकी है यहाँ पर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो आगे बढ़ें। अगला हमारे पास ये तीसरा यौगिक था, अगला हमारे पास एक चौथा यौगिक है जिसका नाम है KMnO4। आपको दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आपको दोस्तों एक बार वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना। चैनल पे अगर अभी तक नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से, ठीक है ना। चलो, तो K की देखो, K की कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस Mn की निकालना है, मतलब Mn की निकालना, देखो मैं इस पर एक डैश लगा दे रहा हूँ, Mn की निकालना। ठीक है, तो Mn की निकालना, जिसकी निकालना उसको x। अब O की कितनी होती है भाई -2 होती है। ठीक है, इनटू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो 1, ये x 4 का 2 में -8 बराबर 0, 8 में से 1 घटा दो, x बराबर -7 बराबर 0। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 7, मतलब यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आ गई है +7। कितनी आ गई भाई +7। तो ऐसे करके मेरे भाई आप जो है ना ऑक्सीकरण अवस्था को निकालते हो किसी भी यौगिक की। नियम आपके सामने दे दिए हैं, टोटल आपको चीज़ें समझा दी हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आगे हम और बढ़ाते हैं, और भी कठिन से कठिन टॉपिक आपको, कठिन से कठिन यौगिक आपको लेके आते हैं और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको सिखाते हैं। ठीक है, चलो इसको हम हटाते हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भाई बता दो कि आपको फुल समझ में आ गया या नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी बता दें कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम नाम का तो भाई शब्द नहीं उठता, क्योंकि मैंने आपको ऐसा नहीं, कोई सस्पेंस में नहीं रखा है कोई चीज़ों को, फुल मैंने आपको समझाया। अगला यौगिक है हमारे पास H2S2O7 में S की निकालना है। किसकी निकालना है S की, समझो निकालें। H की कितनी होती है 1, कितने हैं 2 हैं, H 2 लगा हुआ ना तो 2। अब एक तत्व का कंप्लीट प्लस S की निकालना है तो S को क्या मान लोगे x, बट x S हैं कितने, तो 2 लगा हुआ है ना तो इनटू आप 2 लगा दोगे, हो गया। फिर प्लस O की कितनी होती है -2, ये -2। कितने O हैं 7 हैं, तो इनटू में आप 7 लगा दो, बराबर आप 0 कर दो, क्योंकि पूरी यौगिक की 0 होती है ना। इसको सॉल्व करो, 2 एकम 2, यहाँ से इसको सॉल्व करो तो x का 2 में मल्टीप्लाई करो तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर 0। 14 में से 2 को माइनस कर दो तो 2x - 12 बराबर 0। 12 को इस तरफ ले जाओ तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12। x का मान जब आप निकालोगे तो 2 को कहाँ भेजोगे 12 के बटे में,
तो 2 छिंग 12, मतलब x बराबर यहाँ पर निकल के आ चुका है प्लस का 6, मतलब यहाँ पर जो आपका H2SO7 है इसमें S की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है +6। कितनी आई भाई? +6 आ गई है निकल के। तो आई होप आप समझे होंगे, इस चीज़ को नहीं होगी दिक्कत नाम की चीज़। ठीक है, चलो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है तो हमारा H2P2O7। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है H2P2O7। ठीक है, ये है H2P2O7, ये हमारे पास यौगिक है। H की कितनी होती है? 1, कितने हैं? 2, P की मान लो, P की निकालना है। ठीक है, मान लेना P की निकालना है, तो P की आप क्या मान लोगे? X, बट कितने P हैं? 2 हैं, प्लस O की कितनी होती है? -2, कितने हैं O? 7 हैं, तो 7 बराबर 0। सॉल्व जल्दी जल्दी करेंगे, 2 ये कम, 2 यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आपका 2x हो जाएगा और ये -14 बराबर 0। 14 में से आप 2 को माइनस कर सकते हो, 14 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपका 2x बराबर 12 बचेगा, इसको -12 बचेगा, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 12। अब यहाँ जल्दी से सॉल्व कर दो, 2 से काट दो, 2 छिंग 12, मतलब x बराबर आपका +6 आ चुका है यहाँ पर। तो P की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी आ गई है? +6 आ चुकी है। आई होप आप समझे होंगे। तो इस टाइप का आपके पास कोई भी यौगिक मिले आप उसकी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगी। अब हम जो है ना टॉपिक थोड़ा सा चेंज करेंगे, टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, लेवल चेंज कर देंगे हम। जो इसका जो है ना लेवल, इसका हम चेंज कर देंगे और अगले लेवल की आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताते हैं। ठीक है, अगला टाइप आपका कौन सा हो सकता है? देखो, इस टाइप की आपको जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्था मिलेंगी आप कर लोगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, अब हम अगले लेवल की बात करें। ठीक है, अगले लेवल पे हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम समझते हैं। और अगला लेवल है हमारे पास, जैसे मान के चलो किसी भी तत्व पर कोई आवेश हो, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? NH4 और इस पर लिखा हुआ है प्लस, इस पर लिखा हुआ है प्लस। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा समझना चीज़ों को। अभी देखो, अभी हमारे पास यौगिक मिला था जैसे CH4, बताओ इसके ऊपर कोई प्लस या माइनस लगा था? नो, इस पर कोई प्लस या इस पर कोई माइनस नहीं लगा था, इसलिए हम बराबर में क्या मान रहे थे कि इस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 0 है। हम यही मान रहे थे ना, बराबर में हम क्या मान रहे थे? 0 मान रहे थे, क्योंकि ना तो इस पर कोई प्लस था और ना तो इस पर कोई माइनस था, तो बराबर में हम क्या चल रहे थे? 0 चला रहे थे। लेकिन अब हमें ऐसा यौगिक मिला है जिसके ऊपर प्लस है, जिसके ऊपर क्या है? प्लस। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? प्लस है, +1 है। इस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1 है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट वही है। देखो, N की ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है इसमें। ठीक है, मैं N की निकालनी है, किसकी निकालनी है? N की। तो जिसकी निकालनी है उसको x मान लोगे। H की कितनी होती है? 1 होती है, तो ये 1, कितने H हैं? 4, तो ये 4। अब बराबर में हम 0 नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बराबर में 0 तो लगाते, कब लगाते? जब इस पर कोई प्लस या माइनस नहीं होता तो लगाते, बट इस पर क्या है? प्लस है, तो बराबर में हम क्या लगाएंगे? प्लस का 1। समझ गए ना? अगर माइनस का होता तो यहाँ माइनस लिखते, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, जो भी होगा इसके ऊपर वो लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना, समझाएंगे। ठीक है, x ये क्या हो गया? 4 एकम 4, ठीक है, बराबर आपका प्लस का 1। 4 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर +1, 4 इस तरफ जाएंगे तो -4। अब 4 में से 1 घटा दो तो x बराबर क्या आएगा? -3। मतलब यहाँ पर N की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आ गई है वो -3 है, और वैसे भी हमने देखो -3 ही लिखवाई थी आपको। बोलो सही बात है? कोई दिक्कत है? नो। आगे बढ़ें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास HPO3 2-, HPO3 2-, ये है। अभी हमारा जो यौगिक है इसके ऊपर 2- लगा है, मतलब ध्यान रखना इसी बात को। अगर किसी यौगिक पर प्लस और माइनस नहीं लगा है तो बराबर में 0 चलेगा ही चलेगा, लेकिन प्लस या माइनस लगा है तो बराबर में आपका वो आवेश चलेगा। जैसे इस पर क्या लगा है? 2- लगा है, मतलब बराबर में आपको -2 लिखना है। कितना लिखना है? -2। निकालें, चलो यहाँ पर समझो, H की कितनी होगी? 1 होगी। देखो P की निकालना है, इसमें देखो आपको P की निकालना है, P की। ठीक है, तो P की निकालना है, जिसकी निकालना है उसको x मानो। ठीक है, O की आपको पता है -2 होती है,
कितने हैं O 3 है, तो ये 3 बराबर आपका कितना आ जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है -2। सॉल्व करो 1 ये x 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो -6 और बराबर आपका -2। क्लियर। 6 में से 1 घटा दो, कितना बचा -5 बराबर -2। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर -2, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 में से 2 घटा दो, x बराबर आपका कितना आ गया है +3। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था आई है वो P की वो कितनी है आपका +3 आई है। ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर आपके किसी यौगिक पर प्लस या माइनस लगा हुआ है तो आप उसकी उस टाइप से ऑक्सीकरण अवस्था निकाल देंगे। मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपको फिर आपको देते हैं कि जैसे मान के चलो आपके पास लिखा है H2P2O7 और इस पर लिखा है 2-, क्या लिखा है 2-। इसमें आपको P की निकाल के बतानी है, तो बताएं निकाल के। H की कितनी होती है 1, कितने H हैं 2। ठीक है, आप प्लस लगा देंगे। P की कितनी मानेंगे x, क्योंकि जिसकी निकालना है उसको x ही मानते हैं ना। P कितने हैं 2, तो इंटू आपका 2 प्लस O की कितनी होती है भाई, O की कितनी होती है भाई, तो O की कितनी होती है यार बता दो यार। O की कितनी होती है -2, बट कितने O हैं 7, तो इंटू 7 बराबर में आपका क्या हो जाएगा। देखो इसके ऊपर 2- लगा है ना, तो बराबर में आपका हो जाएगा -2। सॉल्व करो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 का x में 2x, 7 का 2 में माइनस का 14 बराबर -2। एनी प्रॉब्लम। 14 में से आप 2 घटा दो, कितने बचेंगे 2x बराबर -12 बराबर -2। 12 को आप इस तरफ ले जाओ तो 2x बराबर -2 प्लस के 12। अब 12 में से 2 घटा देंगे, जब 12 में से 2 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 10 बचेगा। 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेगा ना। ठीक है, अब x बराबर आपका आ जाएगा 10/2, मतलब 2 पंजे 10, तो x बराबर आपका कितना आ गया +5। तो ऐसे करके दोस्तों आप इन यौगिकों की भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। जिस पर आपका कोई प्लस या जिस पर आपका कोई माइनस हो उसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट समझे। अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हो तो मैं कह रहा हूँ आप निश्चित से कि आप पूरा ऑक्सीकरण अवस्था नाम का जो टॉपिक है वो आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ाते हैं और हम अगले टाइप को इसके देखते हैं। तो हम एक अगला टाइप और समझ लेते हैं। एक टाइप और इसका बचा है ऑक्सीकरण अवस्था का, फिर आपसे किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था बनेगी, कोई यौगिक आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हमारे एक नोट को आपको याद रखना है। ये नोट हमारा ये है, जिससे आपके पास कुछ उदासीन अणु मिल सकते हैं। उदासीन अणु जैसे NH3 उदासीन अणु है। अब उदासीन क्यों है, क्योंकि इस पर ना तो एक प्लस है और ना ही इस पर माइनस, मतलब NH3 पर कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता। ना इस पर प्लस होता है ना इस पर माइनस होता है, कोई भी आवेश नहीं होता। समझ रहे हैं ना, NH3 पर, क्योंकि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। तो फिलहाल में इस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, यहाँ पर ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, इसलिए उदासीन अणु कहलाता है। 0 है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। PH3 ये भी उदासीन है, इसकी भी 0 है ऑक्सीकरण अवस्था। H2O ये भी उदासीन है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। CO ये भी उदासीन है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। तो ऑक्सीकरण अवस्था इनकी क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि ये उदासीन अणु कहलाते हैं। ठीक है, उदासीन अणु कहलाते हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना इस चीज को, इस नोट को। तो आपको एक अगला टाइप का यौगिक मिला है, ये बोला है ये यौगिक है और इसमें आप Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताओ। बहुत सिंपल है, कोई हमारा लॉजिक अलग नहीं है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही इसमें लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें किसकी निकालना है, Fe की निकालना है। किसकी निकालना है, Fe की। तो हमें तो पता है जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे x, तो ये मान लिया x। अब NH3, तो हमने पता है NH3 क्या है, उदासीन, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, शून्य। तो यहाँ पर हम लग देंगे शून्य। ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा 6, तो ये आपका 6। अब NH3 का कंप्लीट प्लस, यहाँ पर कौन आया Cl, तो Cl की कितनी होती है -1, तो ये आपकी -1। बट कितने हैं Cl, 2 है, तो इंटू आपका 2। अब पूरे यौगिक की क्या होती है, तो शून्य, पूरे यौगिक की आपकी क्या हो गई, शून्य हो गई। वही कॉन्सेप्ट है, जिसकी निकालना है उसको x। NH3 का आपका 0 होता है तो ये 0 इंटू 6, अब Cl की -1 इंटू 2 है ना, तो ये 2 बराबर 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा बराबर 0।
अब यहाँ -2 का मतलब नहीं है, इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे तो बराबर में आपका क्या मिल जाएगा, +2। तो यहाँ पर आपका जो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आई है वो आपकी +2 आ गई है। क्लियर है। अब इसी हिसाब से आप इसको निकाल के बताएं, ठीक है, इसको निकाल के बताएं। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट सरल है। K की कितनी हो जाएगी, देखो K की तो आपको पता है 1 होती है, तो ये 1 लिख दिया। अब यहाँ पर Ag की निकालना है, किसकी निकालना है, Ag की। तो जिसकी निकालना है उसको x, तो Ag को मान लोगे x। अब H2 उदासीन है तो इसकी क्या हो जाएगी 0, कितने हैं 6, तो ये 6, ठीक है। अब Cl की कितनी होती है, तो -1, तो ये आपकी -1, बट कितने हैं 2 हैं, तो ये 2, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करो, ये 1, ये x, ये आपका 0 और ये आपका -2 बराबर 0। 2 में से 1 घटा दो तो x बराबर हो जाएगा आपका +1, ठीक है। 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 और -1 को इस तरफ लाएंगे तो +1। तो इस टाइप से हम इनको निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम मेरे भाई, नो। चल आगे बढ़ाओ चीज़ों को। अगला यौगिक भाई हमें मिला है, यहाँ पर ये यौगिक मिला है और इसमें पूछा है Fe की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। तो यहाँ पर दोस्तों एक नोट और आप लिख लेना कि यहाँ पर कुछ यौगिक होते हैं, जैसे आपका Cn, जिसे हम बोलते हैं साइनाइड। Cn जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड। साइनाइड पर भी 1- होता है। और एक आपका यौगिक होता है Nc, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। Cn को ही उल्टा कर देते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड, इस पर भी क्या होता है, 1- होता है। तो इसमें हमसे बोला है कि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। K की कितनी होती है 1, तो ये 1। K कितने हैं 4, तो ये 4 प्लस X की क्या हो, सॉरी Fe की निकालना है तो Fe की x मान लेंगे, फिर प्लस Cn की क्या मान लेंगे, -1, क्योंकि Cn की -1 हमने आपको लिखा दी, ये याद रखना होता है इस पर, ठीक है। इंटू आपका 6 जाएगा, बराबर आपका 0। तो 4 एकम 4 प्लस का x, 6 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, -6 बराबर आपका 0। 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका -2 मिलेगा, बराबर 0। -2 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आपको मिल जाएगा +2। मतलब ये आपकी जो है यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था आ गई है वो आपकी +2 आ गई है। इस टाइप से हमारा ऑक्सीकरण अवस्था नाम का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। आपको हर टाइप के, आपको किसी भी यौगिक मिले, अगर आपने सीखा है, शुरू से आप वीडियो में बने हैं, देखो वीडियो में थोड़ा समय लगा। देखो कोई भी चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझना पड़ता है, कोई चीज़ आपको अच्छे से समझना है, फुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, तो थोड़ा समय लगता ही है, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझाया, आपको पूरा कंप्लीट हुआ होगा, आई होप, ठीक है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलो ओके। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो यहाँ पर बोले भिन्नात्मक। अब भिन्न में तो आपको पता है, भिन्न में तो आपको पता है अंश भी होता है और आपका हर भी होता है। आप जानते हो ना, भिन्न में अंश भी होता है और हर भी होता है, ये तो आप जानते ही हो। भिन्न जिसमें अंश होता है और हर होता है, उसे क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। मतलब जो भिन्न होती है वो आपकी A/B के रूप में होती है, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न A/B के रूप में रहती है उसे भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल है हमारा C3O2। C3O2 में C की ऑक्सीकरण अवस्था, किसकी भाई, C की ऑक्सीकरण अवस्था। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं तो C की निकालना। आप नियम जान चुके हो, इससे पहले हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है, क्लियर हो चुका है सब चीज़ें। तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। C की तो आपको पता है जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको X मान लेते हैं, तो C की ऑक्सीकरण अवस्था X मान लेंगे यहाँ पर। बट C कितने हैं, तो C आप देख पा रहे हो 3 है, तो ये 3 लिख दिया। अब प्लस O की कितनी होती है, -2 होती है। कितने हैं O, 2। और पूरे यौगिक की क्या होती है, 0। देखो C की x मान लिए, C कितने होते हैं 3, तो ये 3। अब एक तत्व की लिखने के बाद एक प्लस लगाती हैं, लगा दिया। O की कितनी होती है -2, ठीक है, बट कितने O हैं 2, तो इंटू 2 बराबर 0। ओके, आगे इसको सॉल्व करो, 3 का x में मल्टीप्लाई करो, 3x
2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका -4 बराबर 0। ठीक है, इसको आप इस तरफ ले जाओ तो 3x बराबर आपका आ गया 4। x का मान निकालेंगे तो ये 4 बटे कितना मिलेगा 3। अब आप देख पा रहे हो 4 में 3 का भाग नहीं जाता, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब ये ऐसी एक संख्या है जो नहीं कट रही। अब ये एक ऐसी संख्या जो नहीं कट रही है, मतलब ये आपको a बटे b के रूप में मिली है, a बटे b के रूप में, मतलब ये भिन्न के रूप में मिली है, इसलिए ये भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ध्यान रखना है, भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था होती है जो भिन्न के रूप में होती है। तो ये हो गया आपका क्लियर। एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास Br3O8। यहाँ पर है हमारे पास Br3O8 में Br की निकालना है। किसकी निकालना भाई? Br की निकालना है, ऑक्सीकरण अवस्था। Br की आपको क्या निकालना है? ऑक्सीकरण अवस्था। तो Br की x मान लो, कितने Br हैं? 3 हैं, ये 3। अब एक तत्व का कंप्लीट आप प्लस लगा दो, O की कितनी होती है? -2, बट कितने O हैं? 8 है, तो ये 8। पूरे यौगिक की क्या होती है? 0 होती है ना, पूरे यौगिक की क्या होती है? 0। Br की x 3 थे, 3 लगा दिया। एक तत्व का होने के बाद एक प्लस, O की कितनी होती है? -2, तो ये आपका हो गया -2। ओके, 8 है तो 8 लगा दिए, बराबर में 0, क्योंकि पूरे यौगिक की 0। इसको सॉल्व, 3x 8 दूनी 16 माइनस का 16 बराबर 0। 16 को इस तरफ ले जाओ, 3x बराबर आपका प्लस का 16, x बराबर आ जाएगा 16। 3 कहाँ जाएगा? बटे में, तो ये 3। अब इसको नहीं काट पा रहे हो, मतलब ये भिन्न के रूप में है, इसलिए भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ये भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आई होप समझे होगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, है ना। चैनल पे नए हो तो जल्दी से लाल बटन को काला कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो ओके, चलो।